बात करते हैं आईरिडा की। हमारे साथ मिस्टर प्रदीप कुमार दास हैं जो कि चेयरमैन है आईरिडा के। हालांकि हम इस स्टॉक की चर्चा करें तो ये फोकस में रहा है, उसके पीछे कारण रहा है इनका क्वार्टरली परफॉर्मेंस। गुड क्वार्टर रहा है। डिसबर्सल्स में 73% का इंक्रीज सिक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिला है। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 22% के आसपास की तेजी Q1Q बेसिस पे देखने को मिली है। वहीं अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो यहाँ भी प्रीवियस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग रही थी और इस क्वार्टर में भी 47-48% की ग्रोथ देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट में भी 48-49% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो प्रदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कंग्रेचुलेशंस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो AUM ग्रोथ रही है इस क्वार्टर में वो कैसी रही है और आगे के लिए टारगेट क्या है, स्पेशली FY26 के लिए। नमस्कार दीपाली जी, धन्यवाद बुलाने के लिए। पहले तो आप इस क्वार्टर बोल रहे हैं, मैं तो बताऊंगा लगातार 20 क्वार्टर से हमारा ग्रोथ हो रहा है और ग्रोथ जो है कंसिस्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन अगर 20 क्वार्टर कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है और 5 इयर्स का CAGR देखेंगे लोन बुक में अराउंड 27% ग्रोथ है। एनुअल ग्रोथ देखेंगे तो 28% है। तो ऑलमोस्ट 5 इयर्स का CAGR और एनुअल ग्रोथ ऑलमोस्ट सेम, लगभग सेम हो रहा है। उसका मतलब हमारा नंबर्स जो ग्रोथ है वो बड़ा कंसिस्टेंट है एंड स्टेबल है। और उसका साथ साथ हम जो क्वालिटी, एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें लास्ट क्वार्टर से देखेंगे अभी थोड़ा परसेंटेज ऑफ जो NPA उसमें भी कम हुआ है। आपका जो प्रश्न रहा कि आगे बिजनेस कैसे रहेगा, अगर 20 क्वार्टर्स अच्छा किए हैं तो आगे भी अच्छा रहेगा। मेन कारण उसका यही है, जो भारत सरकार का लक्ष्य हमें दिया हुआ है सबके लिए कि 485 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी लगेगा कैपेसिटी एडिशन। तो उसमें हर साल 50 गीगावाट का बिल्डिंग करने के लिए बात हमारे मंत्रालय ने ऑलरेडी अनाउंस किए हुए हैं। और लास्ट ईयर देखेंगे तो 29.6 गीगावाट लगा है, जो कि पहले 19 गीगावाट और उसका पहले 15 गीगावाट हुआ करता था। तो लगातार जो कैपेसिटी एडिशन हो रहा है, सिंस हमारा जो फाइनेंसिंग है प्योर ग्रीन फाइनेंस है रिन्यूएबल के लिए, और हम अभी नहीं सिंस 38 ईयर से करते हैं। बहुत देश में सबसे बड़े पुराने संस्था है और सबसे ज्यादा तजुर्बेदार संस्था भी है। तो जिसके चलते हमें आगे का बिजनेस नंबर्स के लिए तो ना जाए, हमारा जो मेन मुद्दा, मेन कंस्टेंट अभी तक रहा है लास्ट 5 इयर्स में, इक्विटी इंफ्यूजन को रहा है। जब लिस्टेड नहीं थे तो भारत सरकार 1500 करोड़ इक्विटी 2022 में दिए थे। अब जब लिस्टिंग हुए हमें नवंबर 23 में इक्विटी इंफ्यूजन करा के लाए। फिर उसके बाद हम QIP का प्लान किए थे, बट मार्केट कंडीशन ठीक नहीं था। एंड लिस्टिंग के बाद हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बट लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन होने के चलते काफी ज्यादा बढ़ा है। तो हमारा जो निवेशक उनका इंटरेस्ट को हित में रखते हुए हमने QIP को थोड़ा आगे डिफर किया है। अभी QIP का नए नंबर्स के साथ फर्दर जाएंगे। QIP में हमारा ओवरसीज रोड शो तक भी हो चुका था, बट जो क्रार रिक्वायरमेंट के लिए, कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है इक्विटी का, वो हमें एंड ऑफ द मार्च में PDI के थ्रू, परपेचुअल डेट के थ्रू हमने लेके सबडेट लेके उसको हमने पूरा किया है। उसका नटसेल में रिजल्ट आया क्रार का 17.7 क्रार है, तो क्वाइट हेल्दी कंसिडरिंग आवर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड एंड ऑल। तो अभी हमारा जो आगे QIP प्रोसेस पेंडिंग था उसको भी आगे बढ़ाएंगे, फर्दर इक्विटी एडिशंस करेंगे। तो जो रोड शो कंप्लीट हुआ था अभी नए नंबर के साथ उसको रीइग्नाइट करेंगे। तो हमारा उम्मीद है कि हमें इक्विटी इंफ्यूजन कर लेंगे, सिंस हमारा डिमांड साइड में कोई इशू है नहीं। और जितना हमारा एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस कंपनी का है, इक्विटी आने से हम अपना नंबर्स फिर आगे भी बढ़ा सकते हैं। आप देखेंगे जो मुनाफा भी हुआ है, अर्निंग में वृद्धि हुआ है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में रिडक्शन हुआ है, क्योंकि मेन मुद्दा उसमें था कि हमारा जो क्रेडिट रेटिंग है 2 साल पहले ट्रिपल स्टेबल हुआ, एक एजेंसी अटका हुआ था वो बाद में कर दिए, तो साल भर से हम ट्रिपल स्टेबल हुए हैं। तो डोमेस्टिक में हमें उसका इंप्रूवमेंट का फायदा मिला, प्लस हम ओवरसीज का रेटिंग भी लास्ट ईयर किए हैं, जिसके चलते हमें ओवरसीज बोरोइंग भी हमने जापान से भी कुछ जापानीज करेंसी में कुछ बोरोइंग किए हैं। आगे चल के हमें ओवरसीज डोमेस्टिक दोनों को बैलेंसिंग करके करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 5 साल में हमारा जो बोरोइंग रहा है मोस्टली डोमेस्टिक पे हम फोकस किया है। क्योंकि 5 साल पहले देखेंगे तो टोटल बोरोइंग का 57% जो था ओवरसीज होता था, 43% था डोमेस्टिक। वो लगभग आके 13-14% हो गया है ओवरसीज, बाकी डोमेस्टिक। बट हम अगर पुराना पास्ट इरेडा का देखेंगे, ओवरसीज फाइनेंस जो कंसेशनल फाइनेंस हुआ करता था उसका थ्रू हम काफी सेक्टर में डेवलपमेंट किए थे। बट अभी ओवरसीज फाइनेंसिंग कंसेशनल जो है, लैंडिंग कॉस्ट उतना कंसेशनल नहीं होता है, कॉम्पिटेटिव नहीं होता है। तो उसको मिटिगेट करने के लिए हमारा रेटिंग तो लिए है, प्लस हम गिफ्ट सिटी में भी ऑफिस खोले हैं। तो जो ओवरसीज करेंसी से
कैपेक्स लगा रहे हैं हमारे निवेशक डेवलपर, और जो ओवरसीज प्रोजेक्ट भी लगाएंगे हमारे डेवलपर, तो उनको हम ओवरसीज करेंसी में देके ओवरसीज करेंसी में सर्विसिंग कर पाएंगे, जहां पे हमारा नेचुरल हेजिंग हो जाएगा। ऑलमोस्ट 3.5 से 4.5% तक का वहां बचत होगा। वो बचत का वो भी हम पास ऑन कर सकते हैं हमारे डेवलपर को, इसलिए वो भी है। और एक हम डोमेस्टिक लेवल में 54 इसी कैपिटल गेन बॉन्ड का एलोकेशन हमें देने के लिए जो हमारा निवेदन अभी वित्त मंत्रालय के पास है, हमारा साथ साथ हुडको का भी दिया हुआ था। हुडको को जस्ट आई थिंक 1 सप्ताह पहले शायद मिला है, तो हमारा उम्मीद है कि हमें भी जल्दी मिल जाएगा। वो मिलने से हमारा जो बोरोइंग कॉस्ट है वो भी थोड़ा हम कम और कर सकते हैं, एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और भी कम कर सकते हैं। तो सब मिला जुला करके डिमांड अच्छा है, इक्विटी रेज कर सकते हैं, डेट भी कम कर सकते हैं। तो आगे चल के जो जिस तरह का रिजल्ट हम दिए हैं आगे भी कायम रखेंगे। इसके रिजल्ट का साथ साथ जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स है, आज देश में पहला नॉन बैंकिंग में गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, 15 दिन का भीतर हमारा ऑडिट करके रिजल्ट पब्लिश किया है। ये अगर लास्ट ईयर हम 19 दिन में किए थे, उसका पहले 25 दिन में किए थे, उसका पहले 30 दिन में, तो लगातार हमारा ये इम्प्रूवमेंट होता रहता है। तो ये रहने से लिस्टेड एंटिटी का तौर पे प्लस एक आरबीआई का रेगुलेटेड एंटिटी, सेबी का रेगुलेटेड एंटिटी के तौर पे ये काफी बड़ा उपलब्धि है। ये हमारा बड़ा मुद्दा बनेगा। तो इनफैक्ट प्रदीप जी, आपने काफ़ी इलेबरेट किया और एक क्रक्स यही समझ में आया हमें कि आगे के लिए जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो काफ़ी स्टेडी दिखाई दे रही है। एनपीए कम होंगे, डिसबर्समेंट बढ़ेंगे, इक्विटी की कमी नहीं है। क्यूआईपी का आपने जिक्र किया, 5,000 करोड़ का ऑलरेडी बोर्ड अप्रूव कर चुका है। मैं थोड़ी सी और डिटेल्स क्यूआईपी पर लेना चाहूँगी। एग्जैक्ट टाइमलाइन क्या रहेगी, क्या प्लान है एग्जैक्टली? देखिए, हमारा तो प्लान लास्ट क्वार्टर में था, जो हम मार्केट कंडीशन के चलिए हमने डिफर किए, तो हमारा प्रयास रहेगा इस क्वार्टर में करने के लिए। बट मैं एक चीज हम क्लैरिफाई करूंगा कि हमारा जो अप्रूवल हम सरकार से लिए हुए हैं, हम एक ट्रांच में कर सकते हैं, मल्टीपल ट्रांच में कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो भी फंड रेजिंग होगा, व्हाट विल बी द मोस्ट फिट एंड मोस्ट कॉम्पिटेटिव, मोस्ट मतलब विल ऑप्टिमाइज। उसमें क्या होगा कि मान लीजिए हम एक ट्रांच में ले या मल्टीपल ट्रांच में ले, मार्केट का कंडीशन कैसे रहेगा, क्योंकि उसमें 2 वीक्स एवरेज प्लस उस पर भी कुछ रिवर्ट एक्सपेक्ट करेंगे इंस्टीट्यूशंस, तो सारे को बैलेंसिंग करके हम कॉल लेंगे। बट डेफिनेटली इस क्वार्टर में कुछ करने के लिए इस क्वार्टर में भी कुछ क्यूआईपी के थ्रू फंड रेज हो सकते हैं। 1 ट्रांच में करेंगे या मल्टीपल ट्रांच में करेंगे, वो डिपेंड करेगा मार्केट कंडीशंस पर। और जैसे पॉइंट आउट किया प्रदीप जी ने, पिछले क्वार्टर में भी सोच रहे थे, लेकिन मार्केट कंडीशंस सपोर्टिव नहीं रही। अच्छा, एक चीज़ और, अब आपके एनआईएम्स पर मैं एक राय लेना चाहती हूँ। इस इम्पॉर्टेंट ये है कि आगे के लिए एनआईएम्स की ट्रेजेक्टरी आप क्या देख रहे हैं? हालांकि आपने पहले भी मेंटेन किया है कि 3 से 3.5% की जो एनआईएम्स ग्रोथ है वो जो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन डिसिप्लिन तरीके से हुए हैं, मॉनिटरिंग प्रोसेस आपका काफ़ी अच्छा है, तो एनआईएम्स को लेकर आगे के लिए ट्रेजेक्टरी क्या दिख रही है? पहले भी पता है, अभी भी वही हमारा सिद्धांत रहेगा कि 3 से 3.5 एक हेल्दी एनआईएम होता है। तो हमारा मेन मुद्दा है कि सिर्फ लेंडिंग करना नहीं है, ऑप्टिम प्रॉफिट कमाना नहीं है। सेक्टर का जो 485 गीगावाट का कैपेसिटी एडिशन में मंत्रालय का सिंगल एक्सटेंडेड आर्म लेंडिंग एजेंसी होने के तौर पे वो हमारा दायित्व है कि उसको हम कितने ऑप्टिमाइज करके सेक्टर को दें ताकि लगे। ये अगर मान लीजिए नीम बढ़ाने के लिए हम और रेट बढ़ा दें, हो सकता है लें, तो कई सारे प्रोजेक्ट फिर वाइबिलिटी नहीं बैठेगा। तो हमारा 38 साल से हम इसी प्रयास किए हुए हैं, और 3 से 3.5 का रेंज जो है एक अच्छा मार्जिन माना जाता है। तो बाकी आप देखेंगे हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं है। 5 साल पहले हमारे 179 एम्प्लॉय थे, आज 160-161 करीब हो चुके हैं, जबकि 5 साल पहले हमारा 23,000 करोड़ का लोन बुक था, आज 76,000 करोड़ का लोन बुक हो चुका है। बहुत सारे ऑटोमेशन किए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किए हैं, डिजिटाइज किए हैं। आगे भी इसको कायम रखेंगे, जहां पे कॉस्ट घट सकता है उसको घटाएंगे, और कोशिश करेंगे कि हम इंटरेस्ट रेट को इस तरह रखें जो सेक्टर जल्दी से जल्दी बढ़ पाए आगे, और उसी समय पर हमारा भी जो प्रॉफिटेबिलिटी वो भी ठीक रहे। हम लिस्टेड एंटिटी है, एक फेयर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, फेयर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, साउंड नेटवर्क हमें मेंटेन करना पड़ेगा, इन एडिशन टू द एसेट क्वालिटी। रेट बढ़ा देने से समस्या क्या होगा, कई सारे एसेट स्ट्रेस में आने का संभावना रहेगा। ओके, अच्छा, एक लोन ग्रोथ पर भी आपसे एक आउटलुक लेना है, क्योंकि जैसे मैं नंबर्स देख रही थी, लोन सैंक्शनड जो रहे हैं इस क्वार्टर में, वहाँ पर 27% की ग्रोथ देखने को मिली है वाई बेसिस पे। डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स में 20% की वाई ग्रोथ रही है, और जो लोन बुक आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ क्वार्टर वो 76,250 की, अगेन यहाँ भी 20% के आसपास की ग्रोथ है। स्ट्रॉन्ग नंबर्स है लोन ग्रोथ फ्रंट पर भी।
इसी ग्रोथ को मेंटेन करने की कोशिश रहेगी या फिर यहाँ भी अपवर्ड साइड पर रिवीजन एक्सपेक्ट करें? देखिए, परसेंटेज वाइज ग्रोथ देखेंगे, डिसबर्समेंट 20% जो 5 साल में शायद बहुत कम परसेंटेज है हमारे लिए, बट ऐसे ओवरऑल मार्केट का हिसाब से देखें तो 20% ग्रोथ अच्छा है। से हमारा फोकस अभी लोन बुक बढ़ाने का साथ साथ क्वालिटेटिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्वालिटेटिव मॉनिटरिंग, सस्टेनिंग द एसेट क्वालिटी, उस पर ज्यादा फोकस। क्योंकि देखिए 38 साल का कंपनी है, 33 साल में सिर्फ 23,000 करोड़ बुक था और 5 साल में 76,000 करोड़ पहुंच गया जाके। तो ये बहुत बड़ा वृद्धि हुआ है। तो उस वृद्धि को हमें एक संयम से लेके चलना है और उसको एसेट क्वालिटी को मेंटेन करना है। इसीलिए, और दूसरा हमारा जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होता है, जैसे हमारा मंत्रालय का नाम है न्यू एंड इमर्जिंग रिन्यूएबल, तो जहाँ पे नया और इमर्जिंग सेक्टर होता है वहाँ हमेशा रिस्क रहता है, चैलेंजेस रहता है, हमें उसके भी बैलेंसिंग करके करना है। बहुत सारे लोन एप्लीकेशन हमारे आते हैं, बहुत सारे हम रिजेक्शन भी कर देते हैं, टीजर पीरियड से भी रिजेक्ट कर देते हैं। तो कई लोग उसको समझ नहीं पाते भाई, लेकिन इससे क्या होता है, अगर हम रिजेक्शन कर दिए, कम से कम प्रोजेक्ट किसी का खराब नहीं हुआ, हमारा तो पैसा बचा, जो निवेशक है, डेवलपर है, उनका भी 30% या 25% जो लगा रहे हैं इक्विटी, उनका भी पैसा बचा। इसलिए लोन बुक बढ़ाना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोन बुक को सस्टेन करना और उसका क्वालिटी मेंटेन करना। और जैसे हमने 2029 तक का एक हमने आंकड़ा दिया था स्टॉक एक्सचेंज को पहले, हमारा एक बोर्ड का अप्रूवल था कि हम 2029 तक लगभग महारत्न कंपनी बन सकते हैं, जिसके लिए 27% का सीएजीआर ग्रोथ रिक्वायरमेंट है। और 5 साल से अगर हम 27% में है और उसी को अगर सस्टेन कर लेंगे तो भी हम 5 साल के भीतर महारत्न कंपनी बन सकते हैं। जबकि महारत्न बनना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा मेन उद्देश्य है सेक्टर में जल्द से जल्द 450 गीगावाट लग सके। और जो इकोसिस्टम आज का दिन में बना हुआ है भारत सरकार का, रेगुलेटर का या लेंडर का या डेवलपर का, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए वो डिसिप्लिन तरीके से आगे चल पाए। बाकी अभी तक का जो भी हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रहा है, मुनाफा रहा है या इनकम रहा है, वो काफी रेस्पेक्टेबल रहा है। इसीलिए क्वालिटेटिव गवर्नेंस जैसे हम इंप्रूव करते जाते हैं रेगुलरली, उसको आगे और कायम रखेंगे और उसको फर्दर भी बढ़ाते रहेंगे। मेरे ख्याल से कोई निवेशक का वो इम्पोर्टेंट है कि लोन बुक बढ़ने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो बढ़ा है वो क्वालिटी मेंटेन होते रहे। ओके, तो यानी कह सकते हैं प्रदीप जी की काफ़ी थॉटफुल और रिसर्च लेंडिंग होती है मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, ताकि लोन बुक में ग्रोथ ज़रूरी है लेकिन क्वालिटी, जैसे आपने कहा, इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक चीज़ और, अब मैं थोड़ा अब एसेट क्वालिटी पर भी आपकी राय लेना चाहूँगी। हालांकि इस क्वार्टर में सिक्वेंशियल बेसिस पे सुधार दिखा है, लेकिन अगर जेंसोल की बात करें भी, कितना एक्सपोजर है आपका, कितने ड्यूज़ हैं और क्या ये इम्पैक्ट कर सकता है एसेट क्वालिटी को इन कमिंग क्वार्टर्स? और देखिए 650 करोड़ हमारा फंड बेस लगभग एक्सपोजर है 31 मार्च का, और 170 करोड़ का अनरन नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर है। अभी जैसे सेबी का एक डीप डाउन रिपोर्ट आया परसों शाम को, और हमारे टीम ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो हमारे है, क्योंकि रेगुलेटेड आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी है, तो उनका रेगुलेशन का तहत जो हमारा पॉलिसी है, जैसे कहीं कुछ प्रॉब्लम है ये है, तो कमेटी ऑलरेडी कुछ एग्जामिनेशन कर रहे थे, तो ये रिपोर्ट आने का बाद में तो कमेटी डीप डाउन उसको एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी उसके लिए जो भी कोर्स करेक्शन लेना होगा, एक्शन लेना होगा, ले लेंगे। ना अभी तक देखेंगे तो उनका अकाउंट ऑफ एनपीए में क्लासिफिकेशन हुआ नहीं, बट ओवर ड्यू रहा है, स्ट्रेस रहा है, SMA 0 और 1 में रहा है। 80 करोड़ का लगभग ओवर ड्यू है। उसका अगेंस्ट हम देखेंगे जो जिसमें तेसरा और FD में लगभग 60 करोड़ का है। तो हम इमीडिएटली हमें करना होगा तो हम उसको भी रिकवर कर सकते हैं। और इसका अलावा हमारा जो फंडिंग हुआ है ई मोबिलिटी स्पेस में अधिकतर हुआ है, बाकी ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट जो रिन्यूएबल का उस पर हुआ है। मोस्टली ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट केस में गवर्नमेंट क्लाइंट से, तो उसका हमारा एस्क्रो कवरेज है। और ई मोबिलिटी स्पेस में जो है, जो फाइनेंसिंग हम किए हैं, जितना उन्होंने गाड़ी खरीदे हैं उस गाड़ी का आरसी हमारे पास है। जो खरीदे नहीं है फंड लिए हैं उसका हम डीप डाउन भी कर रहे हैं। तो हमारा जैसे कि हम रिपोर्टिंग ऑडिटेड रिजल्ट सबसे जल्दी देते हैं, उससे एक चीज है कि हमारा डिसीजन यहाँ पे जो है बड़ा फास्ट होता है, और डिसीजन हेस्टली लेना नहीं चाहते, क्योंकि सेबी का जो रिपोर्ट आया वो काफी बहुत सारे इंफॉर्मेशन उसमें आया हुआ है। तो हमारे कमिटी उसको डीप डाउन कर रहे हैं। हमें बहुत सारे एजेंसी से फोन कॉल आता है, मैसेज आता है, ये आता है। मैं इस आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सबको यही बताना चाहूंगा, जितना रेस्पॉन्सिबिलिटी का साथ हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस अभी तक सस्टेन किए लास्ट 5 साल में, जो आज एक बेंचमार्क पर बना हुआ है, हम उसी तरह आगे भी करेंगे। और जो अप्रोप्रिएट एक्शन लेना होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन लेना होगा, वो हम भी लेंगे। दूसरा, हमारा मोस्ट ऑफ द लेंडिंग प्रोजेक्ट बेस्ड लेंडिंग है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द लेंडिंग प्रोजेक्ट बेस्ड लेंडिंग है,
जो बाकी कुछ है वो स्टेट एंटिटी का लोन है जहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं है, इसीलिए उसमें और स्टेट एंटिटीज में आज तक हमारा मतलब ऐसा कोई बड़े कुछ चीजें हुआ नहीं। नाउ प्रोजेक्ट बेस्ड लैंडिंग में प्रोजेक्ट एसेट सिक्योरिटी है। अगर हम ई मोबिलिटी का देखेंगे 2 साल पहले 2022 में हमने उनको देना चालू किया था। 2022 से 2025 का भीतर 2-3 लोन, आई थिंक 3 या 4 लोन दिया है जिसका डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में हुआ है। बट एक इनपुट मैं दूंगा कि मैं 4 लोन उनका एप्लीकेशन तो हम लोग दिए नहीं है, कंसिडर नहीं किए हैं। तो प्रोजेक्ट हमारा जो होता है प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस और मेरिट में होता है। नाउ 4 हमने अगर नहीं दिए, एक था सितंबर 22, अगस्त 24, जुलाई 24, सितंबर 24। उसका मतलब ये नहीं कि हमारा कोई बोरोवर एग्जिस्टिंग बोरोवर है वो कुछ भी करे हम उसको फाइनेंसिंग करेंगे। जब तक हमारा अप्रेजल मैकेनिज्म ड्यू डिलिजेंस का पूरा टेस्ट क्रॉस नहीं कर पाएंगे तब तक हम करते नहीं है। तो इसीलिए रिजेक्शन भी हमारा काफी होता है। तो रिकवरी करने के लिए ये एक बड़ा जो रिपोर्ट आया सेबी का, उससे बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बहुत ही मैच्योर्ड तरह का नजर आ रहा है वहां पे। प्राइमा फेसी तो यही लगा मुझे, ये मेरा पर्सनल राय है पढ़ के। मैं इस पे राय ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि हमारा कमिटी बने हुए हैं, इंटरनल कमिटी, उनको इंडिपेंडेंटली करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कुछ राय दूंगा तो मैं ये श्योर होगा कि वो उसे इन्फ्लुएंस होंगे कि सीएमडी का भी यही व्यू है। हमारा एक संस्था प्रोसेस बेस्ड है क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोसेस पॉलिसी बेस्ड है, ये इंडिविजुअल बेस्ड नहीं होता है। इसलिए जो हमारा डेलीगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट है, उस हिसाब से हम कर रहे हैं। और इतना जल्दी पैनिक हो के हम कोई जल्द जो करेंगे प्रोजेक्ट इंटरेस्ट को लेके करेंगे, सेक्टर का इंटरेस्ट लेके करेंगे और इरडा का इंटरेस्ट लेके करेंगे। ओके, चलिए शुक्रिया प्रदीप जी, काफ़ी डिटेल में आपने इलेबोरेट किया अर्निंग्स को ही नहीं बल्कि आगे के ग्रोथ प्लान को। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए और गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स और आगे की ग्रोथ के लिए। आयरिडा 174 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए और मैनेजमेंट को आपने सुना, आगे के लिए कमेंट्री स्ट्रॉन्ग, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग। अब फोकस रहेगा क्यूआईपी पर जो कि 5000 करोड़ का क्यूआईपी है, बोर्ड ऑलरेडी अप्रूव कर चुका है। एक ट्रांच में करेंगे या मल्टीपल ट्रांचेस को देखना होगा, लेकिन इसी महीने इसी क्वार्टर में कुछ फंड रेजिंग हो सकती है। चलिए रुकने